अस्सलाम वालेकुम। ये आपके पास फैब मार्च 2023 क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिनर ने आपके पास आईजीसीएसई का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट किया था। 1 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो आदिया एज अ ट्रेडर शी बाय एंड सेल वन टाइप ऑफ गुड्स ओनली। शी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 2022। रेवेन्यू आपके पास 98,000 का दिया हुआ है। परचेजेस आपके पास 62,305 है। एक्सपेंस आपका 31,188 है। अदर इनकम आपके पास 4630। इसी तरीके से 31 अक्टूबर 2022 इन्वेंट्री 7,500, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स 5365, बैंक ओवरड्राफ्ट 5135। अच्छा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आपके पास द इन्वेंट्री क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन एट 31 अक्टूबर 2020 आर डबल दोज एट 31 अक्टूबर 2021। आपके पास यहाँ पर जो इन्वेंट्री दी हुई है वो 7,500 जो है डबल है आपके पास। तो इसका मतलब आपकी ओपनिंग क्या रही होगी? अगर मैं 7,500 को डिवाइड कर लेता हूँ किससे, 2 से, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो 3,750 जो होगी मेरी क्या होगी, ओपनिंग होगी, जिसको आप क्या कहोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। सर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक करने का मतलब है आप 3,750 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो वो आपकी 7,500 विच इज इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन इन दी क्वेश्चन। सही है भाई। सर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा सर, स्टार्ट कहाँ से लोगे इसको, पूरा स्टार्ट कहाँ से लोगे? आपके पास तो यहाँ पर देख सकते हो 98,000 रेवेन्यू दिया हुआ है। सही है। अच्छा सर, यहाँ पर आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितना हो गया, 3,750 प्लस परचेजेस आपके पास कितनी हो गई, 62,305, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,500। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है, 3,750 प्लस 62,305 माइनस 7,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रहा है 58,555। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता, सेल्स मेरी क्या है 98,000 है, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 58,555। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, -98,000। तो 39,445 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये लिख दिया। आपके पास 39,445 डिवाइडेड बाय 98,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 39,445 डिवाइडेड बाय 98,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जो आपके पास आ रहा है 40.25%। अच्छा सर, इसके बाद फिर प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। अब प्रॉफिट मार्जिन के लिए दोस्तों क्या करोगे आप लोग, प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप क्या गेम करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास मौजूद है। सही है, एक मिनट रुकिएगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास गिवन है, कितना गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट, आपके पास देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास गिवन है, कितना गिवन है ये देखना है आपने। 13 ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, सॉरी, आप इसको इस तरह कर सकते हो, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 39,445, एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं आपके पास 31,888। तो इसको माइनस करने से आपके पास कितना आ जाएगा, 39,445 माइनस 3,1188। तो ये आपके पास आ रहा है 8,257। 8,257 आपके पास क्या हो गया। अच्छा, एक मिनट, 8,257 आपके पास हो गया।
आपके पास इसमें देखा जाए, एक मिनट रुके, नेट प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 8257, बट आपके पास क्वेश्चन में अदर इनकम दी हुई है +4630, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास? 12887। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 12887 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? 98,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 98,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 13.5%। अच्छा, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, बच्चा जो है इत्तेफाक से आपके पास नेट प्रॉफिट 8257 आ गया, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये यहाँ तक बच्चे जो है ना फॉर्मूले में यही लगा देंगे, जिससे उसका आंसर गलत आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको क्वेश्चन रीड करना जरूरी है, क्योंकि 8257 आपका प्रॉफिट है, मगर क्वेश्चन में अदर इनकम भी इंक्लूड थी। क्योंकि याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम हम ऐड करते हैं, लेस एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। तो ये वाला जो आपके पास आपने निकाला है 12887, उसका मतलब है उसके अंदर इनकम भी इंक्लूड है। तो ये आपके दो पार्ट्स हो गए। फिर मांगा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय, क्या कर सकते हो ये देखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, कहाँ निकाल चुके थे? यहाँ देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये आपके पास क्या आ गया? ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। सही है। अच्छा, इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी दी हुई थी? 58,555। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज कैसे निकल सकता है? एवरेज इस तरह निकाल लीजिएगा भाई। ये देखिएगा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितनी थी? 3750, क्लोजिंग कितनी थी? 7500 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने कहा 3750 प्लस 7500, टोटल आ गया कितना? 11,250 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया 5625, मेरी एवरेज इन्वेंट्री हो गई, 5625 कर लिया। तो यहाँ क्या कर दिया? 58,555 डिवाइडेड बाय 5625, तो आपके पास कितना आ रहा है? 10.409, तो विच इज 10.41 टाइम्स। सर इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विड लिक्विड एसिड रेशियो। लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, कौन सी वाली इन्वेंट्री? क्लोजिंग वाली, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? करंट एसेट आपका ये हो गया, करंट एसेट ये हो गया, तो इसका मतलब आपके पास करंट एसेट्स इक्वल टू 7,500 प्लस 9240। तो यहाँ पर देख लो, 7,500 प्लस 9240, तो करंट एसेट्स कितने आ गए? 16,740। इसी तरीके से आपके पास क्या आ गई? करंट करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल कितना है? 5365 प्लस 5135, तो 5135 प्लस 5365, 5365, ये कितना आ गया? 10,500। तो सर आप इसको फॉर्मूले में पुट ऑन कर लो, कितना? 16,740 माइनस इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी थी? 7,500 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 10,500, तो 9240 डिवाइडेड बाय 10,500, तो 9240 डिवाइडेड बाय 10,500, 0.88, तो 0.88:1। तो सर ये 9 मार्क्स का पार्ट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आपके ग्रुप पे ये मैं सेंड कर दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों, फिर इसके बाद आपके पास आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या था? बी पार्ट। अच्छा, बी पार्ट अगेन इतना टेक्निकल पार्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इधर 37.60 था पुराना, हमारा कितना आया है? 40.25। कंपैरिजन करना है। 40.25 हमने क्या किया था? फाइंड किया था। सही है।
इसी तरह ये था 14.85 प्रॉफिट मार्जिन, हमारा कितना है 13 13.15, सही है। इधर था 12 टाइम, हमारा कितना है आपके पास 10.41। ये कितना था वन वन पॉइंट इधर 0.88:1। तो मैंने सारे जो हमने फाइंड आउट किए हैं, मैंने इसको इनको लिख दिए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना है, आपके पास कमेंट करने के लिए इजी हो जाएगा। ये आपके पास गिवन था, सही है। और ये आप लोगों ने क्या किया है, फाइंड किया है। ये आपने क्या किया है, फाइंड किया है, निकाला है। अब आपको करो, आप इन दोनों के बीच में क्या करना है, आप लोगों को इंटरप्रेट करना है, कंपैरिजन करना है कि भाई क्यों चेंजिंग आई है, क्यों चेंजिंग क्यों आई है। अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर, लिक्विडिटी, अच्छा इसमें सिर्फ बताना है कि ग्रॉस मार्जिन। यार ग्रॉस मार्जिन अगर देखा जाए, पहले कितना था आपके पास 37.60% था, अब कितना हो गया 40.25%। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों का क्या हुआ है। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, ग्रॉस मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड, पहला पॉइंट ये लिख दो क्योंकि भाई बड़ा है ना। अच्छा, इसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज डिक्रीज, डिक्रीज या स्लैश इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस हैज इंक्रीज, जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, तो क्या होगी, सेलिंग प्राइस हैज इंक्रीज्ड। और डिस्काउंट अलाउ हैज डिक्रीज, यानी डिस्काउंट अलाउ क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, जिससे मार्जिन बढ़ा है। भाई मार्जिन का देख लीजिएगा, बढ़ने का वजह सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि भाई कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट जब कम हुई तो प्रॉफिट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, इसके बाद कोई भी और दूसरा पॉइंट भी आप रेफर कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है आपके पास। अच्छा, इसके बाद लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड का मतलब क्या होता है, लिक्विड रेशियो आपका गिरा है। पहले लिक्विड रेशियो कितना था 1.15, अब आ रहा है 0.88। तो इसका मतलब आपके बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी पोजीशन, एबिलिटी टू पे इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका पहले ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट था। जब आपकी बिजनेस से इन्वेंट्री भी चली गई तो वो आपका जो है 1.5 किस में कन्वर्ट हो गया, 0.88 से हो गया। तो आपने इसमें क्या लिख देना है, लिक्विड, जिसको आप क्या कहते हो, एसिड टेस्ट रेशियो हैज वर्स्ट, पहला पॉइंट। इसके बाद आपने क्या किया, आपने क्या किया, सारा पैसा अपना कहाँ फंसा दिया, मोर फंड्स आर टाइड अप इन इन्वेंट्री, मोर फंड्स आर टाइड अप इन इन्वेंट्री, यानी आपका पैसा सारा कहाँ फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। इन्वेंट्री कितनी थी आपके पास, 7,500 थी, जब निकल गई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। डिक्रीज इन लिक्विड एसिड, आपके लिक्विड एसिड मतलब जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, मोस्ट लिक्विड एसेट्स जिसको आपके पास कैश बोलते हैं, बैंक बोलते हैं, वो आपके पास नहीं है। डिक्रीज लिक्विड एसेट्स, ये भी लिख सकते थे। स्टॉप ड्राइंग्स, वो भी आप लिख सकते थे, सही है। इसके अलावा जो लिखना चाहो आप लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर मेंशन है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी पार्ट में वो कह रहा है कि आदिया कंसर्न है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री। यार देखो, मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, ये तो मानने की बात है। जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने परचेज ज्यादा कर रहे हो। जब परचेज, भाई देखिए, दो दो सिनेरियो होती है ना। अब अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो आपकी लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि माल माल पड़ा है। इसका वाइस वर्स होना चाहिए, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज भी उतनी ही तेजी के साथ होनी चाहिए, ताकि आपके पास जो है कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ओवर द ईयर 31 अक्टूबर 2022, शी इज कंसिडरिंग द रिड्यूसिंग हर सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स शी कैन सेल। अब उसने क्या किया, अपनी अपनी सेलिंग यानी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया। जब सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया तो उस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या ऐसा उसको करना चाहिए था, एडवाइस करो, जस्टिफाई और आंसर 5 मार्क्स में। इस इसके बाद जो है, थोड़ा थोड़ा सा आप इसको मेंशन करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अगर दो कंडीशन है ना, फॉर रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, या फिर आप सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट चले जाओ। अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करते हो तो आपके पास क्या करना होगा कि इन्वेंट्री लेवल को क्या करना पड़ेगा,
रिड्यूस करना पड़ेगा, पहला पॉइंट लिख दिया। और दूसरा आपने देखना होगा कि शुड इंक्रीज, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि शुड इंक्रीज टोटल क्वांटिटी सोल्ड, यानी सारा माल हमारा क्या हो जाए, बिक जाए। सही है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, शुड इम्प्रूव रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ये हमारे हाथ में है कि हम इम्प्रूवमेंट कर लें किसमें, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। सही है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, मे रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट इफ हैव लेस इन्वेंट्री, भाई अगर कम रह गई है तो उसको खत्म करो। अच्छा, इसके बाद अगर आपने देखना है कि यहाँ पर देख लो, अगर टोटल कैश सेल्स बढ़ा दो, जब टोटल कैश सेल्स बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा, आपकी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी। सही है। ये कब का पॉइंट है, जब आप सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करोगे। अच्छा, अगर आप सेलिंग प्राइस को रिड्यूस नहीं करते, आप इसके अगेंस्ट जाते हो कि नहीं भाई मैं इसको, इस चीज को नहीं कर रहा, तो फिर मुझे क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे वो देख लो, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरा रिड्यूस हो जाएगा। सही है। जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा तो लेस कैश रिसीव फ्रॉम ईच यूनिट सोल्ड, कैश यूनिट रिसीव फ्रॉम ईच यूनिट सोल्ड। ओके। इसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी में बी अनविलिंग टू पे द फुल प्राइस इन फ्यूचर, कंपनी जो है आपको फुल प्राइस, फ्यूचर में फुल प्राइस ना पे करें। अब आपने, आपके पास, आपको खुद डिसाइड करना है, यानी दो पॉइंट्स आप उसके एडवांटेज दे दो, दो पॉइंट आप डिसएडवांटेज दे दो, एक पॉइंट जो है आप उसको मार्क करके बता दो कि आप क्या कर रहे हो, कि आपका डिसीजन क्या है। कि भाई अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप इसका ओपिनियन देते तो आप इसका ओपिनियन ये था कि भाई आप क्या कर लो कि सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दो, ताकि आपकी जो क्वांटिटी है गुड सोल्ड की वो इंक्रीज हो जाए। जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। आपके पास जो है, आपके पास क्योंकि लिक्विडिटी क्राइसिस इन द सेंस, अगर आप देखते हो आप ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट 5135 के ओवरड्राफ्ट में हो, तो इसका मतलब पहले तो आपको इसको खत्म करना है। जब इसको खत्म करना है तो ये कैसे खत्म होगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स टाइम पे हमें पे, ट्रेड रिसीवेबल्स हमें टाइम पे करें। ट्रेड, अगर इसी तरीके से अगर ट्रेड रिसीवेबल्स हमें टाइम पे नहीं पे करते तो हम ट्रेड पेबल्स को टाइमली पे नहीं कर सकेंगे, तो इससे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मेरे खराब हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, वन one of the limitation of financial statement is that there is a gap between the end of the financial year and the preparation of financial year। देखो limitations की बात करते हो ना, तो limitation मतलब disadvantage की आप बात कर रहे हो, तो क्या चीज हो गई, explain how this limitation may influence decision about the whether or not to reduce our selling price। सही है। अब आपको क्या बताना है, लिमिटेशन, लिमिटेशंस बतानी है। लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास नीड टू कंसीडर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड इन द सिंस द अलाउ इन्वेंट्री में बीन सोल्ड सिंस लास्ट अक्टूबर। आप क्या करोगे, जो पुरानी इन्वेंट्री बिकी हुई है लास्ट अक्टूबर की, उसको डिस्काउंट्स लगा दो, उसको आपके पास बाय वन गेट वन स्कीम्स लगा दो, ताकि वो माल बिके। जब बिके तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास पैसा आ जाए। अच्छा, one of the limitations of the financial statement is that there is a gap between the end of financial year and the preparation of financial, explain how this limitation may influence Adia decision about whether or not to reduce her selling price। भाई मेरे हिसाब से अगर ऊपर आपने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस को उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, तो इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रही है तो उससे उसको क्या फायदा होगा। अगर यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहता हूँ नीड टू कंसीडर, need to consider the amount of inventory held at present date। सेकंड आप क्या लिख सकते हो, नीड टू कंसीडर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंसीडर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड since the end of the last financial year। मगर आपको अपनी लिमिटेशंस नहीं बतानी, आपको इस स्टेटमेंट को देख के इसको डिफाइन करना है 2 मार्क्स के अंदर। अच्छा,